आज तक हमने आपको जो भी घटना सुनाई है, जिसमें कातिल अजीब और गरीबो तरीके से वारदात को अंजाम तो देते हैं, पर कत्ल की कहानी जब सामने आती है तो हर कोई हैरान रह जाता है। हर कोई सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि उसने ऐसा क्यों और किस लिए किया। लेकिन आज की सच्ची घटना की कहानी जो मैं सुनाने जा रही हूं, यकीन मानिए, जब आप इस सच्ची घटना की कहानी सुनेंगे तो ये कहानी कई दिनों तक आपके दिमाग में घूमने। लेकिन उससे पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इस चैनल पर इसी तरह की क्राइम स्टोरी लाती रहती हूँ और आपको ऐसा करने में सिर्फ 1 सेकंड लगेंगे, पर इससे हमारी काफ़ी मदद हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है देश की राजधानी दिल्ली के पालम विहार इलाके से। दिल्ली के पालम विहार इलाके में एयरफोर्स के एक काउंटेड अफसर रघुबीर सिंह अपनी पत्नी और 27 साल के बेटे के साथ बड़ी खुशी से रहते थे और इनका परिवार बड़ा ही खुशहाल था। लेकिन रघुबीर सिंह को नहीं पता था कि उनकी ये खुशियां मातम में बदलने वाली हैं। उनके साथ आगे इतना भयानक होने वाला है। दरअसल एक शाम लगभग 7 बजे के आसपास रघुबीर सिंह रोज की तरह अपने ऑफिस का काम खत्म करके घर लौटते हैं और वो जैसे ही अपने घर के पास पहुंचे तो उन्हें सामने अपने घर का दरवाज़ा खुला हुआ दिखाई दिया और गेट पूरी तरह से खुला पड़ा था और आसपास कोई भी नहीं था। अब ये सब देखकर रघुबीर सिंह को थोड़ा सा अजीब लगता है, क्योंकि रोजाना घर आकर उन्हें बाहर खड़े होकर दरवाजे की घंटी बजानी पड़ती थी, जिसके बाद उनकी पत्नी या बेटा दरवाज़ा खोलते थे। लेकिन उस दिन घर का दरवाज़ा खुला हुआ था तो उन्हें लगा शायद दरवाज़ा किसी ने खुला छोड़ दिया होगा। इसके बाद वो सीधे घर के अंदर चले जाते हैं और जैसे ही रघुबीर सिंह घर में प्रवेश करते हैं तो वो सामने देखते हैं कि घर का सामान बुरी तरह से बखा पड़ा था। इसके बाद वो सीधा भागकर अपने कमरे में जाते हैं और जैसे ही कमरे के अंदर जाते हैं तो सामने का मंजर देखकर रघुबीर सिंह की रूह कांप जाती है। दरअसल इस कुबीर सिंह सामने देखते हैं कि कमरे में उनकी पत्नी की शव पड़ी थी, जो खून से लटपट थी। और ये देखकर इसगुबीर सिंह सिहर जाते हैं और जोर से अपने बेटे को आवाज लगाते हुए उसके कमरे की तरफ भागते हैं। जब सुखबीर सिंह अपने बेटे के कमरे में जाते हैं तो उनके सामने वैसा ही मंजर था, यानी उनके 27 साल के जवान बेटे की खून से लथपथ शव उनके सामने पड़ी थी। और ये देखकर सुखबीर सिंह की चीख निकल जाती है और वो जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। आवाज सुनकर उनके पड़ोसी भी भागकर सुखबीर सिंह के घर आ जाते हैं और सामने का मंजर देखकर वो सब भी घबरा जाते हैं कि एयरफोर्स अकाउंटेंट रघुबीर सिंह की पत्नी और बेटे का किसी ने कत्ल कर दिया। इसके बाद तुरंत ही पड़ोस का एक शख्स पुलिस को फोन लगाता है और पुलिस कुछ ही देर में वहां पहुंच जाती है। अब उस घर के आसपास काफी भीड़ हो चुकी थी, तो पुलिस तुरंत उन माँ बेटों की डेड बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। लेकिन अभी भी लोगों के दिमाग में एक ही बात घूम रही थी कि आखिर ऐसा किसी ने क्यों किया होगा। इसके बाद पुलिस तुरंत ही जांच में जुड़ जाती है और जब पुलिस जांच कर रही थी तो पुलिस देखती है कि घर का सामान बिखरा पड़ा था और घर की अलमारी और कमरों में भी सामान को उथल-पुथल किया गया था, जिस कारण पुलिस को लगता कि मामला लूटपाट का हो सकता है। लेकिन सच्चाई सबके सामने आई तो लोगों को विश्वास ही नहीं हुआ कि क्या ऐसा कुछ भी हो सकता है। और जब आपको इस सच्चाई का पता चलेगा तो आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अब इसके बाद ये खबर तमाम रिश्तेदारों तक पहुंचती है और सभी आते हैं और माँ बेटे का बड़े ही नम आंखों से अंतिम संस्कार किया जाता है। अब इधर पुलिस की जांच पड़ताल जारी थी और तभी पुलिस के सामने एक बड़ी ही अजीब चीज आती है कि उस घर में सीवीसी कैमरे तो लगे थे, लेकिन उन कैमरों की रिकॉर्डिंग डीवीआर गायब थी। यानी कि किसी ने उस कैमरे की डीवीआर को, जिसमें रिकॉर्डिंग होती है, उसे गायब कर दिया था। और अब ये है बात पुलिस को खटक जाती है, क्योंकि उनके दिमाग में एक बात चल रही थी कि जो भी यहाँ आया था उसे सब पता था कि घर में कैमरे लगे हुए हैं और उसकी रिकॉर्डिंग कहाँ हो रही है। इसके बाद पुलिस जांच की गहराई में जाती है और रघुबीर सिंह का रिकॉर्ड खंगालती है कि कहीं रघुबीर सिंह की किसी से कोई दुश्मनी तो नहीं थी। जांच पड़ताल में पुलिस के सामने ऐसा कोई नाम नहीं आता है,
क्योंकि रघुबीर सिंह एक सीधे साधे परिवार से थे जिनकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। इसके बाद पुलिस रघुबीर सिंह के 27 साल के बेटे का रिकॉर्ड चेक करती है तो पता चलता है कि रघुबीर सिंह का बेटा कोई प्राइवेट जॉब करता था, लेकिन 2020 लॉकडाउन में उसकी जॉब चली जाती है और वह तब से बेरोजगार था और घर पर ही अपने मम्मी पापा के साथ रहता था। लेकिन रघुबीर के बेटे की भी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। तो दोस्तों, अब पुलिस के सामने एक ऐसा डबल मर्डर केस था जिसका ना तो कोई सबूत था और ना ही किसी पे शक और ना ही कोई सीसीटीवी फुटेज। इसके बाद समय बीता है और पुलिस बीच बीच में इनके घर आती है और रिश्तेदारों पड़ोसियों से पूछताछ करती है, लेकिन पुलिस के हाथ कुछ भी नहीं लग रहा था। इसके बाद अचानक एक दिन रघुबीर सिंह की पत्नी के भाई का बेटा अभिषेक हिम्मत करता है और पुलिस पर दबाव बनाता है कि आप सही से इसकी जांच नहीं कर रहे, क्योंकि दोस्तों अभिषेक रघुबीर सिंह की बहन का बेटा था जिसकी रघुबीर सिंह के बेटे से खूब बनती थी, जो पिछले कुछ दिनों से इस दुख की घड़ी में रघुबीर सिंह का साथ दे रहा था और हर वक्त इनके साथ ही था। इसके बाद पुलिस को भी लगा कि इस केस की नई सिरे से जांच करनी चाहिए और अब पुलिस ने घर के दूर तक लगे कैमरों की फुटेज खंगालनी शुरू कर दी। और तभी पुलिस को एक खबर मिलती है। दरअसल उसी मोहल्ले में रह रहे घर के मालिक ने पुलिस को एक 4 सेकंड की सीसीटीवी वीडियो दिखाई जिसमें एक शख्स मुझ पर गमछा बांधे और हाथ में डीवीआर जैसी कोई चीज लेकर जा रहा था। और अब पुलिस को शक होता है कि हो सकता है यही कातिल हो, लेकिन इस सीसीटीवी कैमरे में उस व्यक्ति का चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था, जिस कारण पुलिस उसकी पहचान नहीं कर सकी। लेकिन पुलिस ने एक बात पर गौर किया कि ये शख्स पैदल ही जा रहा था, इसके पास कोई वाहन नहीं था। तो पुलिस सोचती है कि हो न हो जिसने पता नहीं किस वजह से 2 मासूमों की जान ले ली। पुलिस वहां आसपास के सभी रिक्शा और ऑटो वालों से पूछताछ करती है और वो वीडियो क्लिप दिखाती है, लेकिन कोई भी उस शख्स को नहीं जानता था और ना ही उन्होंने इसे देखा था। लेकिन तभी एक रिक्शा वाला सामने आता है जो कहता है कि मंगलवार को इस होलिया में अपने चेहरे पर गमछा बांधे एक लड़का उसके रिक्शा में बैठा था। अब इतना सुनते ही पुलिस को पहली कामयाबी हाथ लगती है और आगे वह रिक्शा वाला बताता है कि वह लड़का मुझे याद इसलिए रहा क्योंकि उसके कपड़ों और हाथ पर खून के छींटे पड़े थे और वह काफी घबराया हुआ लग रहा था। लेकिन अब पुलिस को लगा कि इतनी जानकारी से तो इस केस की तह तक नहीं पहुंचा जा सकता है, यानी कि दिल्ली पुलिस को अभी भी कोई पुख्ता सबूत नहीं मिली थी। लेकिन आगे उस रिक्शा वाले ने वो अजीब बात कही जिसने इस पूरे केस को ही बदल दिया। उसने आगे कहा कि जब मैंने उसे मेट्रो स्टेशन छोड़ा तो उसने मुझे 30 रुपए दिए, एक 20 रुपए का नोट और एक 10 रुपए का नोट, लेकिन वह 10 रुपए का नोट नहीं चलेगा, इसे बदल दीजिए। लेकिन उसके पास 500 रुपए का नोट था तो मैंने वो लेने से मना कर दिया। इसके उसने मुझसे पेटीएम नंबर मांगे और कहा कि आपको 10 रुपए पे टीएम कर देता हूं और उसने मुझे 10 रुपए पे टीएम कर दिए। और दोस्तों, रिक्शे वाले की बात सुनते ही पुलिस वालों की आंखें खुल जाती हैं और वो तुरंत ही उस रिक्शे वाले का फोन लेते हैं और उसमें से नंबर निकालते हैं जिससे मंगलवार को उस लड़के ने पैसे पे टीएम किए थे। इसके बाद जब पुलिस ने उस नंबर की जांच की तो पुलिस वालों के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। दरअसल वह नंबर था रघुबीर सिंह की पत्नी के भाई के लड़के अभिषेक का, जो मर्डर होने के बाद से रघुवीर सिंह के साथ था, जिसने उन दोनों माँ बेटों का अंतिम संस्कार अपने हाथों से करवाया और वह अस्पताल में भी डेड बॉडी के साथ था और पुलिस पर बार बार दबाव बना रहा था कि पुलिस सही से काम नहीं कर रही है। लेकिन नजर के सामने रहते हुए भी अभिषेक पुलिस को चकमा देता रहा और आखिर एक फटे हुए 10 रुपए के कारण उसे पेटीएम करना पड़ा, जिसकी वजह से वो पकड़ में आ गया था और उसके बारे में इसने कभी सोचा भी नहीं था। लेकिन अब लोगों के मन में अभी भी ये चल रहा था कि आखिर क्यों अभिषेक ने उन मासूम माँ बेटों को बड़ी बेरहमी से मार दिया। इसके बाद पुलिस जब अभिषेक से पूछताछ करती है तो पता चलता है कि अभिषेक ने अपनी बुआ से 50,000 रुपए लिए थे, लेकिन लॉकडाउन के कारण उसकी जॉब चली गई और उसके पास पैसे नहीं थे। इसके बाद एक दिन वह इस रघुबीर सिंह के घर गया, जहां उसने अपने कजन भाई के साथ खाना खाया और मूवी भी देखी, लेकिन उसकी बुआ ने उसे टोका और 50,000 रुपए के लिए बोला
तो अभिषेक को लगा कि पैसे नहीं होने के बावजूद भी तो उसने रघुबीर सिंह की पत्नी के साथ झगड़ा कर लिया। इसके बाद दोनों का झगड़ा इतना बढ़ गया कि अभिषेक ने घर में पड़े कसरत वाले डंबल से दोनों माँ बेटों को मार दिया और सीसीटीवी रिकॉर्डिंग लेने के साथ उसने घर का सामान उथल पुथल कर दिया, जिससे लगे कि मामला लूटपाट का है। लेकिन दोस्तों, अगर उस दिन को 10 रुपए का नोट वो रिक्शा वाला ले लेता तो शायद वो पेटीएम ट्रांजैक्शन नहीं करता और पुलिस को उसे पकड़ने में बहुत समय लग जाता। लेकिन कहते हैं ना कि कातिल कितना भी शातिर क्यों ना हो, आखिरकार पकड़ा ही जाता है। तो दोस्तों, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना और आपको सचेत करना है। तो इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं, फिर मिलते हैं एक और सच्ची घटना के साथ। सच्ची घटना।